बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज SK19। स्टार्ट करते हैं हायर इंटेलेक्चुअल सेंसरी एरिया। तो जो सेंसरी एरिया होता है वो वर्निकीज होता है, ब्रोकाज एरिया, मोटर एरिया होता है, एंगुलर गाइरस ये वो एरिया होता है जो आपकी रिटन लैंग्वेज होती है उसकी कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आता होता है। तो एक बात रट्टा मार लेना कि जो लैंग्वेज एरियाज होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो लैंग्वेज एरिया है ये डोमिनेंट हेमिस्फीयर के अंदर होते हैं। डोमिनेंट हेमिस्फीयर 90% केसेस के अंदर लेफ्ट साइड पे होता है। डोमिनेंट हेमिस्फीयर लैंग्वेज एरियाज को कंट्रोल करता है। अब लैंग्वेज एरियाज कौन कौन से हैं? लैंग्वेज एरियाज में वर्निकीज एरिया आता है, ब्रोकाज आता है, इन दोनों को जोड़ने वाला आर्कुएट फेसिकुलस आता है और एंगुलर गाइरस आता है। इन सब के फंक्शंस देख लेते हैं। जो आपका वर्निकीज एरिया होता है, वर्निकीज एरिया सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस जगह पे पड़ा होता है। तो जो वर्निकीज एरिया होता है ये आपका पोस्टीरियर सुपीरियर टेम्पोरल गाइरस में होता है, टेम्पोरल लोब के अंदर पड़ा हुआ होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? लैंग्वेज की क्या करना? कॉम्प्रीहेंशन करना। कि अगर किसी ने कुछ बोला है तो उसकी कॉम्प्रीहेंशन कौन करेगा? वर्निकीज एरिया करेगा। तो वर्निकीज एरिया पोस्टीरियर सुपीरियर टेम्पोरल गाइरस के अंदर पड़ा होता है। ठीक हो गया? पोस्टीरियर सुपीरियर टेम्पोरल गाइरस में पड़ा होता है और इसका फंक्शन क्या है? लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन करना। लेकिन जब ये एरिया डैमेज हो जाएगा तो फिर क्या होगा? आप लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते। जब आप लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते तो फिर उसकी वजह से क्या होगा? उसको एफेजिया होगा। एफेजिया क्या होता है? लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को बोलते हैं। ठीक हो गया? तो जब वर्निकेज एरिया डैमेज होगा तो जो एफेजिया होगा उसमें कॉम्प्रीहेंशन पुअर होगी, बंदा बोल रहा होगा, स्पीच फ्लुएंट होगी क्योंकि ब्रोकाज एरिया इंटैक्ट है, लेकिन जो कॉम्प्रीहेंशन है वो पुअर होगी। इन शॉर्ट कि इसकी कॉम्प्रीहेंशन पुअर होगी। जो वो लैंग्वेज बोलेगा वो फ्लुएंट तो होगी, रवानी से बोलेगा, लेकिन उसमें कुछ सेंस नहीं होगी इसमें, क्योंकि इसने बात को ठीक से समझा भी नहीं है। क्लियर? तो आपने रट्टा मार लेना है। तो ये आपका आ जाएगा इंपॉर्टेंट। और सबसे एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है कि जो आपका वर्निकीज एरिया होता है उसका ब्रॉडमैन एरिया कौन सा होता है? इसका ब्रॉडमैन एरिया कौन सा होता है? एरिया 22 होता है। एरिया 22 होता है वर्निकीज एरिया का। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा वर्निकीज एरिया के बारे में। क्लियर? तो ये आपका ये आ जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्निकीज एरिया और ब्रोकाज एरिया, उसको जोड़ने वाला वो होता है आर्कुएट फेसिकुलस। लेकिन पहले ब्रोकाज एरिया को पढ़ लेते हैं। तो जो वर्निकीज एरिया था वो था टेम्पोरल लोब में। जो ब्रोकाज एरिया होता है वो होता है इंफीरियर फ्रंटल गायरस के अंदर। इंफीरियर फ्रंटल गायरस के अंदर। अब जो ब्रोकाज एरिया है उसने स्पीच की प्रोडक्शन करनी है, लैंग्वेज की प्रोडक्शन या स्पीच प्रोडक्शन करनी है और फ्लुएंसी को कंट्रोल करना है। दैट मीन्स कि अगर ये एरिया डैमेज होगा तो आप लैंग्वेज को अंडरस्टैंड तो कर सकते हो लेकिन आप सेंटेंस नहीं बना सकते या सही से आप बोल नहीं सकते। इन शॉर्ट इसकी वजह से क्या होगा? नॉन फ्लुएंट एफेजिया होगा। नॉन फ्लुएंट एफेजिया के जो वो बात बोलेगा वो मीनिंगफुल तो होगी लेकिन इससे वो बात बोली नहीं जाएगी। क्लियर? अब इन दोनों एरिया को जोड़ने वाला ब्रोकास को और वर्निकीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले वर्निकीज एरिया हो गया जिसने जो कि कहाँ पे था? पोस्टीरियर सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में था, जिसने लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंशन की, मीनिंग को प्रोसेस किया। और अगर ये डैमेज हुआ तो उसकी वजह से फ्लुएंट एफिजिया होगा, मतलब बोल तो सकेगा लेकिन कॉम्प्रीहेंशन नहीं कर पाएगा। फिर आता है आर्कुएट फेसिकुलस जो कि वर्निकीज को ब्रोकास से जोड़ता होता है। आर्कुएट फेसिकुलस अगर डैमेज हो गया तो उसकी वजह से जो एफेजिया होगा वो कंडक्शन एफेजिया होगा। कंडक्शन एफेजिया का मतलब है कि आपने बात को समझ भी लिया है, कॉम्प्रीहेंशन भी कर लिया है, स्पीच को भी समझ लिया है, लेकिन आप रिपीट नहीं कर पा रहे, तो उसको बोलते हैं कंडक्शन एफेजिया। तो हमने सारे एफेजिया को कवर करना है। वर्निकेज एरिया डैमेज हुआ तो उसकी वजह से कौन सा एफेजिया होगा? फ्लुएंट एफेजिया होगा। आर्कुएट फेसिकुलस डैमेज हो गया तो कंडक्शन एफेजिया होगा। ब्रोकाज एरिया डैमेज हो गया तो कौन सा एफेजिया होगा? नॉन फ्लुएंट या मोटर एफेजिया जिसको बोलते हैं, मोटर एफेजिया, क्योंकि इसने स्पीच की क्या करनी है? प्रोडक्शन करनी है। क्लियर? तो ये आपने समझ लेना है। क्लियर? तो वर्निकीज एरिया का ब्रॉडमैन एरिया कौन सा था? वर्निकीज का था एरिया 22। जो आपका आर्कुएट फेसिकुलस होता है इसका कोई पार्टिकुलर एरिया नहीं होता।
आर्कुएट फेसिकुलस का कोई पार्टिकुलर एरिया नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने गूगल वगैरह से सर्च किया है तो वो कहती है एरिया 39, एरिया 39। और जो ब्रोकाज होता है वो होता है 44 और 45, 44 और 45। क्लियर, ये आपने रट्टा मार लेना है। जो एरिया 41 था वो प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है। क्लियर, तो ये सारे मैंने ऑप्शंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, उम्मीद है कि यहाँ समझ आ गया होगा। और यहाँ से कंफर्म एक सवाल आता होता है, सेंसरी एफेजिया क्या होता है, मोटर एफेजिया क्या होता है, कंडक्शन एफेजिया क्या होता है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रह गया है, वो कौन सा है, वो है एंगुलर गायरस। अब एंगुलर गायरस कहाँ पड़ा हुआ होता है, अब इस सारे आपने इंपॉर्टेंट चीजें रट्टा मार लेनी है। वर्निकीज एरिया कहाँ पड़ा हुआ था, वर्निकीज एरिया पड़ा हुआ था पोस्टीरियर सुपीरियर टेम्पोरल गायरस के अंदर। ब्रोकाज एरिया कहाँ पड़ा होता है, ब्रोकाज एरिया इंफीरियर फ्रंटल गायरस में पड़ा होता है। अब जो एंगुलर गायरस है ना, ये कहाँ पड़ा होता है, एंगुलर गायरस पड़ा हुआ होता है आपके पेराइटल लोब के अंदर, पेराइटल लोब के अंदर। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो तो फेसबुक पे कोई पोस्ट लिखी हुई है, ठीक हो गया, अगर कोई बंदा आपको कहे कि क्या लिखा हुआ है फेसबुक पर, ये पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ, तो आप अगर वो पढ़ नहीं पा रहे, ठीक हो गया, या कोई बंदा कहता है कि जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखो, लेकिन आप लिख भी नहीं पा रहे, हालांकि आपको समझ आ रही है लेकिन आप उसको लैंग्वेज से कोरिलेट नहीं कर पा रहे, तो जो एंगुलर गायरस होता है ये करता क्या है, ये रीडिंग को, कहने का मतलब है कि जो आपका विजुअल सेंटर होता है उसको रीडिंग और राइटिंग से कनेक्ट करता होता है। अगर ये एंगुलर गायरस डैमेज हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर आप किसी ने आपको अखबार दे दिया तो आप उसकी रीडिंग नहीं कर पाते, क्योंकि लैंग्वेज को विजुअल सेंटर से जोड़ना वो किसका काम होता है, आपका एंगुलर गायरस का काम होता है। क्लियर, तो एंगुलर गायरस डैमेज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एंगुलर गायरस डैमेज होगा तो उसकी वजह से कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं एलेक्सिया। एलेक्सिया का मतलब है आप रीडिंग नहीं कर पाते या आप लिख नहीं पाओगे, जिसको बोलते हैं एग्राफिया। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि वर्निकेज एरिया डैमेज हुआ तो सेंसरी एफेजिया, ब्रोकाज एरिया डैमेज हुआ तो मोटर एफेजिया, अगर आर्कुएट फेसिकुलस डैमेज हो गया तो कंडक्शन एफेजिया जिसमें रेपिटेशन नहीं कर पाते, और अगर एंगुलर गायरस डैमेज हो गया तो एलेक्सिया होगा और एग्राफिया होगा। यहाँ से कंफर्म एक एमसीक्यू आना है। क्लियर, तो अब हम आगे चलते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ एंटीरियर हेड या इंटीरियर फेस एंड स्काल्प। तो जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है हेड एंड नेक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक हो गया। हेड एंड नेक में आपका फेस और स्कैल्प वगैरह के स्ट्रक्चर आ जाते होते हैं। अब आपने रट्टा मारना है इसको, लिम्फेटिक ड्रेनेज को समझने से पहले आपने लिम्फ नोड्स को देखना है, जो लिम्फ नोड जिस जगह पे पड़ा होगा वो उसी जगह को ड्रेनेज करेगा, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हो सबमेंटल लिम्फ नोड, सबमेंटल ये चिन से रिलेटेड है, तो ये चिन वाले एरिया को और टिप ऑफ टंग को ड्रेन करते हैं, चिन वाले एरिया को या टिप ऑफ टंग को ड्रेन करते हैं, तो ये आपने रट्टा मार लेना है। अगर पैरोटिड, पैरोटिड नाम से लग रहा है कि ये पैरोटिड ग्लैंड से रिलेटेड है, और पैरोटिड ग्लैंड की क्या एनाटॉमिकल लोकेशन होती है कि ये कान से आगे और एंगल ऑफ जा के लेवल पे पड़ा होता है। क्लियर, तो ये होता है पैरोटिड का। सब मैंडिबुलर की क्या निशानी होती है, सब मैंडिबुलर की ये निशानी होती है कि सब मैंडिबुलर के एंगल ऑफ जा से थोड़ा सा नीचे पड़ा हुआ होता है, एंगल ऑफ जा से क्या होता है, ये नीचे पड़ा हुआ होता है। ऑक्सीपिटल नोड, ये इसकी क्या निशानी होती है, ऑक्सीपिटल मतलब बैक ऑफ हेड, तो ऑक्सीपिटल नोड ये बैक ऑफ हेड को ड्रेन करते होती है। और आता है बक्कल, बक्कल का मतलब होता है चीक्स, तो जो ये चीक्स को ड्रेन करते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो अगर आपसे सवाल करे, अगर मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करूं कि एंटीरियर स्काल्प के बजाय होता पोस्टीरियर स्काल्प या नेक के लिए, तो आपने आंसर क्या देना है, ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड, ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड। अगर आपसे सवाल पूछे कि वो कौन से लिम्फ नोड है जो ड्रेन करते हैं स्काल्प को अबव द एयर, अगर सवाल पूछे पोस्टीरियर स्काल्प तो आपने बोलना है ऑक्सीपिटल। अगर आपसे सवाल पूछे कि वो कौन से लिम्फ नोड है जो कि स्काल को ड्रेन करते हैं अबव एयर, कान से ऊपर, कान से ऊपर, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, रिट्रो ओरिकुलर या मास्टोइड लिम्फ नोड होगा, ठीक हो गया। अगर आपसे सवाल पूछे कि वो कौन से जो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर पड़े हुए होते हैं, तो आपने क्या बताना है, पैरोटिड लिम्फ नोड। वो कौन से होते हैं जो चीक्स को ड्रेन करते हैं, तो वो कौन से होते हैं, बक्कल लिम्फ नोड्स होते हैं, कौन से होते हैं, बक्कल लिम्फ नोड होते हैं। वो कौन से लिम्फ नोड होते हैं जो टिप ऑफ टंग को और टिप ऑफ टंग को या सेंट्रल पोर्शन ऑफ लोअर लिप को
या फिर फ्लोर ऑफ माउथ को ड्रेन करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, सबमेंटल। तो सबमेंटल टिप ऑफ टंग को, फ्लोर ऑफ माउथ को और सेंट्रल लोअर लिप को ड्रेन करते होते हैं। और जो मेन आपका आता होता है, जो एंटीरियर पोर्शन ऑफ फेस को ड्रेन करता होता है, वो कौन सा होता है, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड होते हैं। कौन से लिम्फ नोड होते हैं, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। और एक और बात रट्टा मार लेना है कि इन सब का जो लिम्फ होता है ना, वो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड के पास जाता है, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड को जाता होता है। तो ये भी आपने ये रट्टा मार लेना है। इससे और इसके अलावा एक और एमसीक्यू पॉइंट बता दूं कि वो कौन सा लिम्फ नोड है जो पैलाटाइन टॉन्सिल को ड्रेन करता है, तो उसका नाम है जुगलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ऑलमोस्ट ये हमारा कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी वाज टॉट बाय अ प्रोफेसर। बस इन शॉर्ट के एक ऐसा आपका ओन्कोजीन है, ठीक हो गया, जो कि रेटिनोब्लास्टोमा, सॉरी ऑन्कोजीन नहीं, ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन, इनमें क्या फर्क होता है, जो ऑन्कोजीन्स होते हैं इनमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो तब कैंसर होगा, और ट्यूमर सप्रेसर जीन इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो तब कैंसर होगा। तो तो जो रेटिनोब्लास्टोमा आरबी जीन होता है, दो होते हैं रेटिनोब्लास्टोमा, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो दो होते हैं। एक रेटिनोब्लास्टोमा होता है मेन, और दूसरा, वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन आपने दो रट्टा मारने हैं, दूसरा P53 होता है। जो रेटिनोब्लास्टोमा होता है, ठीक हो गया, रेटिनोब्लास्टोमा ये क्या करता है, सेल साइकिल को कंट्रोल करता होता है, सेल साइकिल को कंट्रोल करता होता है। ठीक हो गया। अगर ये सेल साइकिल को कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, सेल साइकिल खराब हो जाएगी और ट्यूमर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। क्लियर। तो रेटिनोब्लास्टोमा और P53 ये दो इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं। क्लियर। और जब रेटिनोब्लास्टोमा आरबी जीन इसमें म्यूटेशन हो जाए, कौन सी म्यूटेशन होगी, गेन ऑफ फंक्शन या लॉस ऑफ फंक्शन, तो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। तब लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपके कौन कौन से ट्यूमर आ जाते हैं। मोस्ट कॉमन आता है रेटिनोब्लास्टोमा। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट ट्यूमर है वो है ओस्टियोसार्कोमा। कौन सा ट्यूमर होता है, ओस्टियोसार्कोमा। क्लियर। तो ठीक हो गया। तो आपने ये रट्टा मार लेना है। क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये बता रहा था कि वो कौन सा ट्यूमर सप्रेसर जीन है जो कि ट्यूमर ऑफ लॉन्ग बोन कराता है। ट्यूमर ऑफ लॉन्ग बोन को क्या बोलते हैं, ओस्टियोसार्कोमा बोलते हैं। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है लॉन्ग बोन्स का, ओस्टियोसार्कोमा। और ये रेटिनोब्लास्टोमा जीन के म्यूटेशन की वजह से होता है। रेटिनोब्लास्टोमा क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। क्या होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। क्या फंक्शन होता है, इसने सेल साइकिल को रेगुलेट करना है। कौन से फेज को कंट्रोल करना है, इसने सेल साइकिल के, इसने सेल साइकिल के आपके G1 से लेकर जो S फेज होती है उसको कंट्रोल करना होता है। और इसने किस चीज को इनहिबिट करना होता है, रेटिनोब्लास्टोमा ने असल में जो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है उसका नाम है E2F। E2F, EF का क्या मतलब है, इलोंगेशन फैक्टर। ठीक हो गया। लेकिन जब रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी तो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन काम नहीं करेगी। जब ये काम नहीं करेगी तो ये एलोंगेशन फैक्टर 2 को इनहिबिट नहीं करेगी। जब ये इनहिबिट नहीं होगी तो सेल साइकिल G1 से लेकर S फेज में चली जाएगी, और जब चली जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से कहने का मतलब है कि सेल अपने साइकिल को कंटिन्यू करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, और ये फिर कहने का मतलब है कि ट्यूमर आ जाएगा। क्लियर। ट्यूमर आ जाएगा। और ये आपने रट्टा मार लेना है। और एक और चीज रट्टा मार लेना कि जो रेटिनोब्लास्टोमा होती है वो जो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन होती है वो एक्टिवेट कब होती है और इनहिबिट कब होती है। अगर मैं रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन की फॉस्फोरिलेशन कर दूं, अगर इस प्रोटीन की मैं क्या कर दूं, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दूं, तो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने की वजह से इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। दैट मींस कि रेटिनोब्लास्टोमा को एक्टिवेट करना है तो आपने हाइपोफॉस्फोरिलेशन करनी होती है, ना कि हाइपर फॉस्फोरिलेशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपने चीजें रट्टा मार लेनी है कि रेटिनोब्लास्टोमा के जो जीन की म्यूटेशन की वजह से क्या आपको देखने को मिलता होता है। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। अच्छा, ये वही पॉइंट्स आ गया है कि इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है G1 से लेकर S फेज को कंट्रोल करना। अब इसमें अगर म्यूटेशन आती है
तो वो कौन सी म्यूटेशन होती है, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। एक बात रट्टा मार लेना कि अगर कोई एंजाइम्स है उनके जीन में म्यूटेशन आ गई है तो ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। इसके अलावा आपने ऑटोसोमल डोमिनेंट लगा देना, क्लियर, ऑटोसोमल डोमिनेंट लगा देना। अब इसकी म्यूटेशन दो तरह से होती है। म्यूटेशन का क्या मतलब होता है, डीएनए सीक्वेंस आपने चेंज कर दिया है। एक इनहेरिटेड होती है, दूसरी सोमैटिक होती है। इनहेरिटेड होती है या दूसरी सोमैटिक होती है। इनहेरिटेड को हेरिडेटरी भी कहते होती है, हेरिडेटरी भी कहते होते हैं, क्लियर, ठीक हो गया। अब जो इनहेरिटेड होता है जिसमें जीन्स में मसला है पैदाइशी, तो वो रेटिनोब्लास्टोमा और ओस्टियोसार्कोमा करवा देता होता है। लेकिन अगर सोमैटिक म्यूटेशन है तो सोमैटिक म्यूटेशन में आपने दो कैंसर को भी रट्टा मारना है, ठीक है। इसका मिमोनिक होता है BCL, BCL, क्लियर। तो अगर सोमैटिक म्यूटेशन होगी, सोमैटिक म्यूटेशन, तो उसकी वजह से क्या होगा, सोमैटिक म्यूटेशन की वजह से आपको ब्रेस्ट, कोलोन और लंग्स के कैंसर भी देखने को मिल सकते होते हैं। तो ये रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके, एक पेशेंट है जो कि ब्लाइंड फोल्डेड हो गया है और उसको कहा गया कि स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करो। तो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करो यानी ये हायर कॉर्टिकल फंक्शन के बारे में कर रहे हैं। तो आपने रट्टा मारना है कि जो आपकी जो सेंसेशंस होती है वो दो तरह की होती है, प्राइमरी होती है और आपकी क्या होती है, और कॉर्टिकल होती है। जो प्राइमरी होती है उसमें कुछ डोर्सल कॉलम वाली होती है और कुछ स्पाइनोथैलेमल ट्रैक वाली होती है। जो डोर्सल कॉलम वाली थी वो आपकी कौन कौन सी होती है, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, पोजीशन वगैरह, तो ये सारी डोर्सल कॉलम वाली होती है। और पेन और टेम्परेचर ये स्पाइनोथैलेमल ट्रैक से कैरी होता है। ये आपने रट्टा मान लेना है, ठीक हो गया। जो कॉर्टिकल सेंसेशन होती है वो कौन कौन सी होती है, जो हायर लेवल पे जाके आपकी आती होती है। तो कॉर्टिकल में कौन कौन सी आती है, सबसे पहले आती है लोकलाइजेशन, के आंखें बंद करके आपने बताना है कि ये स्टिमुलस किस जगह पे आके अप्लाई हुआ था, क्लियर। दूसरा आपकी आती है टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, के दो स्पेसिफिक स्टिमुलस अप्लाई किए गए थे। तीसरी आती है कि आपके हाथ, आपके आंखें बंद करवाई हुई है और आपके हाथ में कोई चौक वगैरह, पेंसिल या कुछ चाबी वगैरह दे दी है और आपने इसको आइडेंटिफाई करना है उसके टेक्सचर से, उसके डायमेंशन से, तो उसको बोलते हैं स्टीरियोग्नोसिस। तो स्टीरियोग्नोसिस के अंदर क्या करते हैं, आप प्रोसेस करते हैं कि आपके हाथ में क्या इंपॉर्टेंट चीज थी। चौथी होती है, वो होती है आपकी ग्राफिस्थीजिया, कि आपके आंखें बंद है और आपके हाथ पे कोई ड्रा किया है 1 2 3 4 या कोई सर्कल या स्क्वायर बनाया है, तो वो आपने देखना होता है, क्लियर, ठीक हो गया। इन शॉर्ट के वो पेशेंट है, जब उसकी आंखें बंद कराई गई उसके हाथ में कोई स्ट्रक्चर रखा गया और उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, दिस इज कॉल्ड ए स्टीरियोग्नोसिस। अगर वो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लेता है कि इसके हाथ में क्या था तो उसको बोलते हैं स्टीरियोग्नोसिस। लेकिन उसको डिजीज है और वो नहीं कर पा रहा तो उसको बोलते हैं ए स्टीरियोग्नोसिस, ए स्टीरियोग्नोसिस, क्लियर, ठीक हो गया। और ए स्टीरियोग्नोसिस किसकी होती है, सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल के लीजन की वजह से होती है। तो रट्टा मार लेना कि जो स्टीरियोग्नोसिस होती है उसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं और ये फंक्शन किसका होता है, सुपीरियर पैराइटल लोब का। एस से स्टीरियोग्नोसिस, एस से सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल। जब ये डैमेज होगा तो आप टच, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन उसको कंबाइन करके प्रोसेस नहीं कर पाते। मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट के टेक्सचर को, उसकी बनावट क्या है, उसकी फॉर्म क्या है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसको आप इंटीग्रेट नहीं कर पाते। दिस इज कॉल्ड ए स्टीरियोग्नोसिस, ठीक हो गया, कि उसको ये नहीं पता लगेगा उसके हाथ में क्या है, चाबी रखी है, क्या रखी है, क्लियर। तो आपने ये रट्टा मार लेना होता है। तो जो सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल होता है इसका फंक्शन होता है कि इसने क्या करना है, इसने इंटीग्रेट करना होता है इंफॉर्मेशंस को, क्लियर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट आता है, ये आपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक पेशेंट है जिसको कार्डिक, फेशियल और कॉर्नियल डिफेक्ट है, हाइपोटोनिया भी है और फेलियर टू थ्राइव के, ओके, यानी इसका वजन नहीं बढ़ रहा, और उसका डायग्नोस है जेल-वीगर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है आपका, जेल-वीगर सिंड्रोम। अब जेल-वीगर सिंड्रोम पेरोक्सिसोमल बायोजेनेसिस डिसऑर्डर में आता है जिसमें पेरोक्सिसोम की सिंथेसिस नहीं हो पा रही। तो आपने रट्टा मारना है कि पेरोक्सिसोम्स का फंक्शन क्या होता है, ठीक हो गया। तो जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है, क्लियर, ठीक हो गया। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है तो इसके फंक्शन क्या है, सबसे पहले है कि जो फैटी एसिड है उसकी बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लेकिन जो
वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड है जिनकी बहुत लंबी चेन होती है, उनकी ऑक्सीडेशन कहाँ होती है? पेरोक्सिसोम के अंदर होती है। तो पेरोक्सिसोम का पहला फंक्शन है वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन करना। दूसरा फंक्शन है कि जो अल्फा कीटो एसिड है, ओके, उसकी क्या करना? उसकी अल्फा ऑक्सीडेशन करना, अल्फा ऑक्सीडेशन करना ब्रांच चेन की। ठीक हो गया, जिसमें फाइटेनिक एसिड वगैरह आ जाता होता है, फाइटेनिक एसिड वगैरह आ जाता होता है। क्लियर? तो ये आपने रट्टा मार लेना है। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि यहाँ पर इसने मेटाबॉलिज्म ऑफ एथेनॉल भी करनी है और कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, इसमें भी इसने पार्टिसिपेट करना होता है। अभी दो मेन फंक्शन आपको बता रहा हूँ कि पेरोक्सिसोम के वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड है और अल्फा ऑक्सीडेशन इसने करानी है। ठीक हो गया। जब पेरोक्सिसोम सही से बने नहीं है, जब पेरोक्सिसोम की बायोजेनेसिस सही से नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से क्या होगा? वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड और फाइटैनिक एसिड ये जमा होते रहेंगे। जब ये जमा होते रहेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से आपके जो काफी सारे आपको डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। क्लियर? दिस इज कॉल्ड ज़ेल्विगर सिंड्रोम। तो ज़ेल्विगर सिंड्रोम का दूसरा नाम है पेरोक्सिसोम बायोजेनेसिस डिसऑर्डर, जिसमें जो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड है उसकी कहने का मतलब है एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो पेरोक्सिसोम्स होती है, पी से पेरोक्सिसोम और पी से प्लाज्मेलोजन। प्लाज्मेलोजन क्या है? फास्फोलिपिड है ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का। तो जब प्लाज्मेलोजन नहीं बनेगा तो ब्रेन की डेवलपमेंट भी सही से नहीं हो पाएगी। ठीक हो गया। इसके अलावा जो फाइटेनिक एसिड है उसका एक्युमुलेशन आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? तो ये था ज़ेल्विगर सिंड्रोम के बारे में। तो ज़ेल्विगर सिंड्रोम क्या है? पेरोक्सिसोम बायोजेनेसिस डिसऑर्डर है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रट्टा मारना है कि पेरोक्सिसोम में सॉरी ज़ेल्विगर सिंड्रोम में किस जीन की म्यूटेशन होती है? तो इसमें होती है पीईएक्स। पीईएक्स जीन की म्यूटेशन होती है। मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है इसका? ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशन होती है पैक्स जीन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से पेरोक्सिसोम सही से बनेगी नहीं और पेरोक्सिसोम में पीपीकोलिक एसिड जमा होता रहेगा, उसको आप बेशक छोड़ भी सकते हैं। वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड आपने रट्टा मार लेना है। फाइटेनिक एसिड की एक्युमुलेशन होती है। प्लाज्मेलोजन कम बनेगा। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? जो बेबी होगा, बच्चा होगा, उसमें हाइपोटोनिया होगा। हाइपोटोनिया दैट मीन्स उसकी टोन खत्म हो गई है। दिस इज कॉल्ड फ्लोपी बेबी सिंड्रोम। नंबर टू, सीजर्स हो गए क्योंकि जो प्लाज्मेलोजन है वो नहीं है। जब प्लाज्मेलोजन नहीं है तो हाइपोटोनिया होगा, सीजर्स हो गए। नंबर टू, लीवर अफेक्टेड होगा, हिपैटोमेगैली होगी। जब हिपैटोमेगैली होगी पेशेंट को जॉन्डस और सिरोसिस होगा। नंबर थ्री, क्रेनियोफेशियल डिस्मॉर्फिया, के उसका जो फेस होगा फ्लैट फेस होगा, फोंटेनेलिस काफी बड़े बड़े हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और डेथ भी हो जाती है। तो ज़ेल्विगर सिंड्रोम में वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड और कहने का मतलब है फाइटेनिक एसिड, इसकी एक्युमुलेशन होती है। पेरोक्सिसोम की एब्सेंस देखने को मिलती है। वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड इसकी एक्युमुलेशन होती है। प्लाज्मेलोजन कम होता है। क्लियर? तो ये आपने रट्टा मार लेना है। तो ये पार्ट वन था इसका, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम पार्ट टू में कंटिन्यू करेंगे।